जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एनटीपीसी की तैयारी जो आपकी 5 जून से एग्जाम है, उस तैयारी के लिए आज एक फिर से साथियों मैं क्लास आपके लिए लेकर आ गया हूं। इस क्लास में साथियों कौन कौन से वो संभावित सवाल होंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, उन सवालों को हम लोग देखेंगे। यानी कि जीके जीएस होगी, करंट अफेयर होगी, रीजनिंग होगी, मैथ होगी। तो साथियों आज इस क्लास को आप लोग देखिएगा और मैं कहूंगा कि अपनी तैयारी को साथियों आप लोग मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो साथियों सवालों का सिलसिला जो चलेगा वो बहुत तेजी के साथ चलेगा, क्योंकि समय अब साथियों कम है, इसलिए आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाना है जो आपके एग्जाम में आने की 99% साथियों संभावना है ना। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो साथियों किसको पांचवा वेद कहा जाता है? मैं कहूंगा महाभारत को ही पांचवा वेद कहा जाता है। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि एक संस्कृत का नाटक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। कह रहे कि ये किसके द्वारा लिखा गया है? नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है, सोमदेव के द्वारा लिखा गया, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। बिल्कुल सही, ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कह रहे कि महाभारत का मूल नाम क्या था? भृगु संहिता था, सुश्रुत संहिता था, जय संहिता था या शिव संहिता था? तो जिनका भी आंसर यहां पर जय संहिता के साथ है, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों आपको जीके के सवालों को अपने एग्जाम में बहुत तेजी के साथ करना है, और ये प्रैक्टिस आपकी कैसे बन पाएगी? जब आप साथियों टारगेट सिलेक्शन के माध्यम से क्लासेस के जो क्वेश्चंस इनको बहुत तेजी के साथ जवाब दोगे, तो इन सवालों की बहुत तेजी के साथ साथियों आप लोग जवाब दीजिए। कह रहे कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखी थी, बिल्कुल, लेकिन ये किस भाषा में लिखी थी आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट के द्वारा। कह रहे कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो मैं कहूंगा साथियों किसको पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों दिल्ली सल्तनत के द्वारा ही काकतीय राजवंश का अंत किया गया था। ये डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कह रहे कि लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? तो साथियों गुलाम वंश था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि घाघरा का युद्ध साथियों कब हुआ था? बताइए, 1523 में, 1529 में, 1525 में, 1526 में? तो मैं कह सकता हूं 1529 में साथियों घाघरा का युद्ध हुआ था। अगला सवाल, कह रहे कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो साथियों शाहजहां के द्वारा तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगले नंबर का सवाल, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ये आपको यहां पर साथियों बताना है। फटाफट साथियों राइट आंसर मुझे क्या बता दीजिए। साथियों आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं कहूंगा साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें जंजीरा का किला कहां पर है, तो ये साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर साथियों? महाराष्ट्र में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में है, ये भी मध्य प्रदेश में, और असीरगढ़ का किला भी मध्य प्रदेश में है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किस किले की सबसे सुंदर संरचना है? लाल किले की, गोलकुंडा किले की, आमेर किले की, आगरा किले की? मैं कहूंगा मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद, है ना, ये लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान के राजा कौन थे? तो साथियों वर्धमान के राजा कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। मैं कह सकता हूं तेजचंद थे। कौन थे साथियों? तेजचंद थे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और मुझे बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। कहा आपसे जा रहा है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो कहां पर शुरू की गई थी साथियों? महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी महाराष्ट्र में ही स्टार्ट की गई थी। कहा जा रहा है साथियों नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो साथियों कहां जाना जाता है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा बॉम्बे डेक्कन में। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई जो राजस्व प्रणाली थी, इसको रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए, करके 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी? तो यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, क्योंकि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी। उसके
उसके बाद देखिए भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो इस लक्ष्य की घोषणा साथियों 1906 में की थी। और कौन से अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में की थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था साथियों 1911 में और कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने ही तो किया था। तो जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो बेलूर मठ है साथियों ये कहां पर स्थित है बताइए? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो ये तो साथियों पश्चिम बंगाल में स्थित है जो बेलूर मठ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? ये आप लोग मुझे बता दीजिए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर वाकई में एनटीपीसी 2024 के एग्जाम को 2025 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर बतला देना चाहता हूं कि इस एग्जाम को, जो आपका एग्जाम 5 जून से आरंभ है ना, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ चीजें आपको दी जा रही। देखिए किसी भी एग्जाम को अगर आपको साथियों पास करना है तो उस एग्जाम के आपको क्या लगाना चाहिए? आपको साथियों उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहिए, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालता है पुराने पेपर में से और नए पेपर में साथियों छाप देता है ना। तो यहां से तकरीबन साथियों मैक्सिमम 50 से 60% साथियों क्वेश्चंस आपके तैयार किए जाते हैं, है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों आपको 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। क्या साथियों? आपको 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। इस मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस का एक मॉडल पेपर होगा। इसमें जीके होगी, इसमें रीजनिंग होगी और इसमें साथियों मैथ होगी। और ये कुछ शिफ्ट आपको दी जा रही है, इनका सॉल्यूशन सब हल के साथ है, सॉल्यूशन के साथ है। और उसके अलावा साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको साथियों दी जा रही है। तो ये आपको तीनों पीडीएफ जो दी जा रही है ना साथियों, कितने रुपीज में दी जा रही है? सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर पर पेमेंट करके ये तीनों पीडीएफ साथियों आप पा सकेंगे, है ना। उसके अलावा साथियों विज्ञान के एक 500 सवालों की क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको दी जा रही है, वन लाइनर प्रकार के होंगे वो क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा अगर आपके एग्जाम में कम समय बाकी है, क्योंकि अब बहुत अधिक समय बचा नहीं है 5 जून में, तो साथियों इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इस पीडीएफ को आप जरूर सरसरी निगाहों से देखकर जाइएगा। महज 45 रुपए की बात है। इतने रुपए में साथियों अगर आपका पेपर अच्छा हो जाता है तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं साथियों अगले नंबर के सवाल की तरफ। कह रहे कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो ये तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा गठित किया गया था। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो मैं कहूंगा चित्तरंजन दास की बात चल रही है। चित्तरंजन दास आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना तो साथियों 1923 में की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो इन 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, या गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और आंदोलन रोकने के लिए मजबूर किया गया था, या गांधी जी गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, या लक्ष्य हासिल हो जाने से आंदोलन पूर्ण हो गया था? तो मैं कहूं साथियों 1922 में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दी थी वो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी साथियों। यहां पर लोगों ने, सदस्यों ने असहयोग आंदोलन के, इसलिए साथियों इसको रोक दिया था गांधी जी ने। उसके बाद देखिए कह रहे कि अली बंधु, शौकत अली, मोहम्मद अली के द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था साथियों? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को साथियों आपको चिन्हित करना है। असंगत कथन मुझे बताइए। कह रहे कि भारत की नियमावली पुस्तक है, बिल्कुल है ना। इसने कानूनी शासन को कूटबद्ध किया है, बिल्कुल इसने किया है। यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, बिल्कुल। यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है साथियों, तो संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। तो मैं कहूंगा ये वाला गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि संविधान के बारे में ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन टी वाली बात गलत है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस कैबिनेट मिशन ने
भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, ठीक ना, निर्माण था, मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, ये होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों 1946 आपका राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने ही साथियों भारतीय संविधान का निर्माण किया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब साथियों क्या होता है, मुझे बता दीजिए। शासक राजा या रानी होना, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होना, ऐसा भी नहीं है भारत में और ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि भारत गणतंत्र देश है। तो यहां पर क्या होता है, राज्य का प्रमुख लोगों के द्वारा साथियों चुना जाता है, लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का संविधान गणतांत्रिक है, तो क्यों ऐसा है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है क्यों, क्योंकि इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान किया गया है ना, इस वजह से, तो इस वजह से तो नहीं। उसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है कि इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया, नहीं साथियों। इसमें वयस्क मत अधिकार का प्रावधान किया गया है, या इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं। देखिए भारत एक गणतांत्रिक देश है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है, क्यों, क्योंकि भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है, कोई वंशानुगत घटक नहीं है। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के पहले सत्र का आयोजन कब किया गया था। तो पहले सत्र का आयोजन 1946 में किया गया था, ये आपको साथियों याद रखना है। चलिए अगला देखिए, कह रहे कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो सर्वोच्च कानून की अगर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाएगा, जनतंत्र को, अंबेडकर की शिक्षाओं की, या धर्म निरपेक्षता को। तो मैं कह सकता हूं साथियों संविधान को ही सर्वोच्च कानून माना जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था। तो साथियों 1968 आप लोग याद रखेंगे, 1968 में पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी। तो सबसे ज्यादा आयु किसकी थी, मैं कहूंगा मोरारजी देसाई की सबसे ज्यादा आयु थी जब ये प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके किस अवसर पर चंद्र ग्रहण लगता है, बताइए। तो चंद्र ग्रहण की अगर बात करें साथियों, क्या पूर्णिमा पर लगता है, बिल्कुल सही, पूर्णिमा पर ही चंद्र ग्रहण लगता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि यूरेनस ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी, बताइए। तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा, क्रिस्टियन ह्यूगन्स के द्वारा, सर विलियम हर्शल के द्वारा, या निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। तो यहां पर अगर बात करें साथियों सर निकोलस हर्शल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यूरेनस की खोज साथियों सर विलियम हर्शल के द्वारा ही की गई थी। अच्छा उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है साथियों, आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए तो किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है, कुल मिला के आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अगर आपका जवाब बृहस्पति ग्रह है तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अफ्रीका में जो किलिमंजारो है ना, ये क्या है, ये एक सबसे लंबी नदी है ना, सबसे लंबी नदी का नाम है। मैं कहूंगा नहीं, क्या ये घास का मैदान है, नहीं, ये सबसे घना जंगल है, नहीं साथियों, ये ज्वालामुखी पर्वत है। जो किलिमंजारो है ना साथियों, ये एक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो साथियों सुपीरियर झील है। कौन सी है, सुपीरियर झील है। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात करें तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश साथियों कौन सा है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए तो इनमें से अगर बात करें सबसे छोटा देश कौन सा है साथियों, भारत देश जो होगा वो साथियों सबसे छोटा देश हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ पर साथियों याद रखेंगे, है ना। चलिए साथियों अब यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, अब देखिए 40 सवाल हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद साथियों हम लोग देख लेंगे एक तरीके से रीजनिंग को हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद साथियों हम लोग देख लेंगे मैथ्स को, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से साथियों यहाँ पर बने रहिएगा। मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे तरीके से बने रहेंगे तो आपका पेपर बड़े ही आराम से निकल जाएगा। देखिए कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है, भारत। अच्छा सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो रूस साथियों सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार। उसके बाद साथियों दूसरे नंबर पर आपका कनाडा आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले रूस और फिर कनाडा आ जाएगा, और फिर तीसरे नंबर पर साथियों यूएसए आता है, और फिर साथियों चीन आता है, और फिर उसके बाद साथियों ब्राजील आता है।
ये वाला आपका ब्राजील हो गया, और 7वें नंबर पर कहीं भारत आता। तो इसमें से अगर बात करें सबसे छोटा भारत का ही क्षेत्रफल है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। तो पटाखा किस देश की मुद्रा है, मैं कहूंगा साथियों मकाऊ की मुद्रा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, यहां पर साथियों कथन आपको दे रखे हैं और 2 निष्कर्ष आपको दे रखे हैं। कह रहे हैं कि सभी तबले वाद्य यंत्र है। तो साथियों जैसा कह रहे हैं वैसा हम बना लेते हैं, यानी कि सभी तबले साथियों क्या है, सभी के सभी तबले वाद्य यंत्र हैं। और कह रहे हैं कि सभी के सभी वाद्य यंत्र क्या है साथियों, सभी के सभी वाद्य यंत्र पियानो है। उसके बाद कहा जा रहा है निष्कर्ष पढ़िए और साथियों मुझे बताइए आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए कहा जा रहा है कि सभी पियानो वाद्य यंत्र, देखिए सभी पियानो वाद्य यंत्र नहीं है, कुछ पियानो वाद्य यंत्र है, तो मैं कहूंगा ये गलत हो जाएगा। सभी तबले पियानो है, सभी तबले पियानो, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला आपका जो है निष्कर्ष ये अनुसरण करता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि संगीत नृत्य और आवाज इनके बीच एक सबसे बढ़िया जो सबसे उपयुक्त वेन आरेख साथियों बन सकता है, वो आपको बताने। देखिए संगीत क्या है, संगीत एक आवाज ही तो है, तो मान लेते हैं साथियों ये आवाज होगी, और आवाज के अंतर्गत ही तो संगीत आता है, लेकिन नृत्य एक अलग चीज होता है। तो कुछ ऐसा आरेख बनेगा, और ऐसा आरेख साथियों कहां पर बना हुआ है, ऐसा आरेख सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए भाई यहां पर अगर बात करें साथियों आपसे कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि क्लास 10th स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो क्लास 10th के स्टूडेंट है इस वाले सर्किल में, मैथ्स वाले स्टूडेंट ये वाले हैं और साइंस वाले साथियों ये वाले हैं। चलिए उसके बाद कहा गया है, कह रहे कि कक्षा के अच्छा कक्षा 10 के विद्यार्थी, कक्षा 10 के विद्यार्थी मतलब ऐसे कक्षा 10 के विद्यार्थी कितने हैं, है ना, या तो गणित और या विज्ञान पसंद करते हैं। यानी कि साथियों आपसे पूछा जा रहा है क्लास 10th के ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो मैथ्स पसंद करते हैं या साइंस पसंद करते हैं, ये आपको बताना है। देखिए जो मैथ्स पसंद करते हैं और कह रहे कि लेकिन दोनों ना पसंद करें, दोनों यानी कि ये 13 वाला नहीं होना चाहिए। कुल मिला के साथियों क्लास 10th के ऐसे ये 15 विद्यार्थी हो गए जो मैथ्स पसंद करते हैं, ठीक है, और ये 14 विद्यार्थी ये हो गए साथियों जो साइंस पसंद करते हैं। तो मैं कहूंगा 14 और 15 कितना होता है, 29 होता है। तो इस सवाल का जवाब आपका 29 हो जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर बी था मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, आपके सामने साथियों जो सवाल है आपको देखना है साथियों और बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। कहा आपसे यह जा रहा है कि जैसे कि साथियों पेडियाट्रिक्स का संबंध चिल्ड्रन से है, उसी प्रकार न्यूरोलॉजी का संबंध किससे होगा, मुझे बताइए। देखिए पेडियाट्रिक्स की अगर बात करें इसको कहा जाता है बाल चिकित्सा विज्ञान। इसको क्या कहा जाता है साथियों, इसको कहा जाता है बाल चिकित्सा विज्ञान। क्या साथियों, बाल चिकित्सा विज्ञान इसको कहा जाता है। तो कुल मिला के बाल चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत क्या बच्चे ही तो आते हैं, यानी कि चिल्ड्रन ही तो आते हैं। अच्छा न्यूरोलॉजी की अगर बात करें साथियों इसको क्या कहा जाता है, इसको साथियों तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। क्या तंत्रिका विज्ञान इसको कहा जाता है। तो तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत किसके बारे में बताया जाता है, वेन्स, आइज, ब्रेन या हार्ट, में कहूंगा ब्रेन के बारे में साथियों कहा जाता है। तो कुल मिला के आंसर आपके सवाल का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। यहां पर आपसे कहा गया है कि जैसे 11 से 130 बनाया गया है, उसी प्रकार साथियों यहां पर 7 से क्या बनाया गया, 58 बनाया गया है। तो आपको बताने के 15 से यहां पर साथियों क्या नंबर बन सकता है, कुल मिला के ये आप लोग एक बार मुझे देखकर बता दीजिए। चलिए देखिए यहां पर मुझे साथियों ऐसा लग रहा है कि अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें, क्या साथियों यहां पर अगर बात करें 11 का स्क्वायर कर दें तो कितना मिल जाएगा, तो 121 मिल जाएगा। अच्छा अगर इस 121 में हम 9 प्लस कर देते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 49 मिलता है ना। अगर हम इस 49 में 9 प्लस कर देते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 15 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 15 की अगर बात करें 15 का स्क्वायर तो 225 होता है। क्या इसमें भी 9 प्लस करना पड़ेगा, बिल्कुल साथियों इसमें 9 प्लस करोगे तो 234 आ जाएगा, और 234 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए नंबर सीरीज का सवाल है, कह रहे कि 5 है, 12 है, फिर आपको बताने कि क्या आएगा, और उसके बाद 96 आना चाहिए, और उसके बाद साथियों 285, और फिर साथियों 852 यहां पर आना चाहिए। तो इस सवाल को साथियों सॉल्व करके एक बार मुझे बताइए सही जवाब आपका साथियों क्या हो सकता है। देखिए अगर हम 5 से 12 करें
या 96 से 85 करें, कैसे हो रहा है देखिए, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो सातों आप क्या कर दो 5 दूना 10 कर दो और इसमें 2 प्लस कर दो, है ना। मान लीजिए इसमें फिर हम 3 गुणा करेंगे, 12 में 3 की गुणा करेंगे, फिर इसमें 4 की गुणा करेंगे, फिर 96 में साथियों क्या 5 की गुणा करेंगे। देखिए साथियों, या ऐसा तो नहीं साथियों, अच्छा 5 की गुणा करेंगे फिर तो ये 500 के आसपास बैठेगा, लेकिन ये तो 250 ही। तो मेरा मानना ये है कि इसमें भी साथियों इतने इतने की गुणा होगी। देखिए अगर 2 की गुणा करेंगे तो फिर कम बैठेगा, अगर 3 की गुणा करें, मान लीजिए 3 की गुणा करें तो कितना बैठ जाएगा जरा देखिए, ठीक है, 6 3 18 आपका हो जाएगा और 9 3 27 आपका 28, यानी कि 288 हो जाएगा। यानी कि 3 की गुणा करके 3 घटाना है तभी तो बनेगा। अच्छा अगर इसकी भी मान लीजिए 3 की गुणा करके हम 3 घटा दे तो देखिए जरा कितना बनता है, 285 की गुणा 3 से करिए, 3 पंजे 15 होगा, 8 3 24 और 1 25 हो जाएगा, 3 दूना 6 7 8 यानी कि 855 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, इसमें भी 3 की गुणा करके 3 आपको घटाना है तभी 855 से 852 बन पाएगा। तो मेरा यहां पर मानना है कि हमें यहां पर भी यही करना चाहिए। देखिए अगर 5 की गुणा 3 से करें, 5 3 15 और 3 घटा दे तो 12 हमें मिल जाएगा, वेरी गुड। और उसी प्रकार साथियों 3 से गुणा करें, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और उसमें अगर 3 घटा दें तो 33 हमें मिल जाएगा। अगर 33 की गुणा 3 से करी और 3 घटा दिया और 96 आ गया तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, 3 3 9 3 3 99 माइनस 3 करोगे तो 96 ही आएगा। तो कुल मिला के 33 आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसमें समय लगाया है, लेकिन आप नहीं समय लगाओगे, आप पता कैसे करोगे एग्जाम में। अगर एग्जाम में नहीं हो तो जितना भी विचार विमर्श करना इस पर कर सकते हो। देखिए आपने तुरंत देखा इस पर आपको 2 मिला, या तो 5 की गुणा 2 से करोगे या 5 की गुणा 3 से करोगे। आप जैसे इधर आए थे ना, 96 की गुणा 3 से करके 3 घटाया, और जैसे आप इधर आए थे फिर आपको मिला कि 3 की गुणा करके 3 घटाना है, आप तुरंत इस पे आ जाओगे। अब फिर इसको नहीं देखोगे, इसको नहीं आपको देखना है, तुरंत 3 की गुणा करके 3 घटाओगे 33 आ जाएगा, झट जैसे 33 लगा के आगे बढ़ जाओगे। ऐसे आपको सातों सवाल करना होगा एग्जाम में, है ना, क्योंकि इतना समय नहीं होता यहाँ पर। तो मुझे तो सारी चीजें आपको सातों समझाना भी हो रही हैं, इसलिए मैं आप थोड़ा सा ज्यादा समय लगा रहा हूँ कि और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब उसके बाद देखिए, बी खाली जगह, एम खाली जगह, क्यू खाली जगह, उसके बाद वी एम डब्ल्यू खाली जगह, बी वी एम और बी वी एम हो जाएगा, और साथियों डब्ल्यू हो जाएगा खाली जगह, फिर बी वी 2 बार खाली जगह है, बी और वी के बाद साथियों 2 बार खाली जगह, और फिर टी है। इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैसे साथियों आपका ये सवाल हो सकता है मुझे बताइए। देखिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हैं। तो मेरे हिसाब से 5 5 का पेयर बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये अलग, 1 2 3 4 5 ये अलग, 1 2 3 4 5 ये अलग, और 1 2 3 4 5 ये बिल्कुल साथियों। तो आप यहां पर देखोगे कि शुरू में बी आ रहा है, यहां पर भी शुरू में बी है, यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, तो जाहिर सी बात है साथियों यहां पर भी बी आ जाएगा। अब आप देखोगे शुरू के 4 लेटर हैं बी वी एम डब्ल्यू, तो यहां पर बी वी एम है, डब्ल्यू लिख दो, यानी कि अंत में क्या है साथियों, क्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए बी वी एम डब्ल्यू, है ना, तो यहां पर अगर बात करें बी वी एम डब्ल्यू, लेकिन यहां पर टी आ रहा है, ऐसा क्या दिक्कत है साथियों, ऐसा क्यों है, ये आप लोग मुझे बताइए जरा। देखिए अगर हम शुरू के 3 देखें, देखिए ये क्या है वी डब्ल्यू बी, तो वी डब्ल्यू यहां पर नहीं, यहां पर बी नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। वी डब्ल्यू बी यहां पर है, वी डब्ल्यू बी यहां पर है, वी डब्ल्यू बी यहां पर नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए ये हमारा जवाब हुआ, ये हमारा जवाब हुआ, तो यहां पर वी आएगा, है ना। और अगर बात करते हैं साथियों, अगर हमारा ये जवाब हुआ तो यहां पर साथियों आर आएगा, है ना। और साथियों उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद साथियों क्या एस आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाला जवाब हुआ, उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, और फिर डब्ल्यू आ जाएगा। यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, ये तो सबका सेम है, बी वी एम डब्ल्यू, बी वी एम डब्ल्यू, बी वी एम डब्ल्यू, बी वी एम डब्ल्यू, लेकिन यहां पर पता ये जो अंत वाला देखिए, टी टी से पहले आएगा, एस एस से पहले आएगा, आर आर से पहले आएगा, क्यू, तो ये क्रम चल रहा है, बस यहां पर इन्होंने मामला थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो कुल मिला के साथों सवाल आपका जो होगा, इस जवाब के बात करें तो सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समझ में आया ना आपके, अगर नहीं समझ में आए तो इसमें एक पॉइंट था वो आपको समझना था। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, और एक बार रिपीट करके देखोगे तो मेरा मानना है कि अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में स्कूल को 72 लिखा जाता है, तो फ्लावर को साथियों क्या लिखा जा सकता है, एक बार मुझे बता दीजिए। चलिए
देखिए अगर कभी भी कोई वर्ड लिखा हो और एक बड़ा सा नंबर लिखा हो तो उसका मतलब होता है साथों इन प्लेस वैल्यू को प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पर साथों S19 पर आता है और C3 पर आता है, H8 पर आता है, O15 पर आता है, O फिर से 15 पर आता है, L12 पर आता है। इनको जरा प्लस कीजिए, देखिए क्या आता है। तो 15 15 तो 30 हो जाएगा, है ना। 30 और 12 ये 8 ये 20 हो जाएगा, तो ये कुल मिला के 50 हो गया। 50 और कितना हो जाएगा, 19 50 60 और साथियों 69 हो जाएगा। 69 और साथियों कितना हो जाएगा साथियों, 72 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों इसका योग 72 आ रहा है। तो इसका योग एक बार कर लीजिए। एफ आता है 6 पर, एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर और डब्ल्यू आता है 23 पर साथियों, ई आता है 5 पर और आर आता है साथियों 18 पर। इसको प्लस करिए जरा आप लोग, देखिए ये क्या है, ये 12 और 6 है 18 हो गया, 18 और ये 33 हो जाएगा, 33 और 23 को जोड़ लीजिए और यहाँ पर 18 5 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये तो 3 3 3 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साथियों 4 और ये 7 हो जाएगा, यानी कि 79 आएगा। 79 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो उन सभी कॉन्सेप्ट को साथियों मैं आपको धीरे धीरे करवा दे रहा हूँ। एक एक क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना। रिवीजन भी चल रहा है, नई नई चीजें भी हम लोग देख रहे हैं, एग्जाम तक ये सारा आपका कवर अप हो जाएगा। इसलिए एनटीपीसी की अगर बात करें, जितनी भी क्लासेस साथियों आपको देखने को मिले, है ना, जो भी साथियों जितना कंटेंट मैं डालूं, जितनी वीडियोस डालूं, 2 डालूं 3 डालूं, डेली आपको साथियों सभी के सभी वीडियोस को देखना होगा और जितने भी उसमें नए नए क्वेश्चंस है उनको साथियों आपको जरूर करना होगा, तभी आपकी तैयारी कंप्लीट हो पाएगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए अब 49वें नंबर का सवाल देख लीजिए। कहने के 4 1 5 को लिखा जाता है मिल्क इज, ये तो कुछ यहां पर मिसिंग है, यहां पर साथियों मिल्क इज हॉट, ये क्या आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। मिल्क इज हॉट है ना। 1 8 की अगर बात करें साथियों, 1 8 को लिखा जाता है हॉट सूप, ठीक है। 8 9 5 का लिखा जाता है सूप इज टेस्टी। तो पूछा आपसे जा रहा है कि टेस्टी का कोड क्या होगा। देखिए टेस्टी कहां पर लिखा हुआ है, टेस्टी आपका यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि टेस्टी का कोड हो सकता हो 8 हो सकता हो 9 हो सकता हो 5 हो। तो साथियों देखिए 8 9 5 की अगर बात करें तो उस हमें टेस्टी का कोड निकालने से पहले साथियों हमें सूप का कोड निकालना होगा यहां पर वाला, और उसके अलावा साथियों इज का कोड निकालना होगा, तो हमें टेस्टी का ऑटोमेटिक कोड यहां पर मिल जाएगा। कैसे इस सवाल को करेंगे, देखिए अगर बात करते इज कहां पर है, इज इसमें है ना, और इज कहां पर है, इज इसमें है। तो सूप इज टेस्टी, मिल्क इज हॉट, तो इसमें और इसमें क्या सेम आपको लग रहा है, मैं कहूंगा 5 इसमें भी 5 इसमें भी, तो इज का कोड क्या हो जाएगा साथियों 5 हो जाएगा, है ना। चलिए 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें अब सूप की, अगर बात करें सूप का कोड आपको पता कहां मिलेगा, ये 1 8 है। तो देखिए जरा इसमें और इसमें क्या सेम है, तो 8 सेम है, यानी कि 8 जो होगा ये आपका सूप का कोड हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें सूप का कोड हो गया 8, ये आंसर नहीं हो सकता। टेस्टी का कोड हो गया सॉरी टेस्टी नहीं, इज का कोड क्या हो गया, इज का कोड हो गया साथियों 5, बचा क्या 9, 9 जो होगा वो साथियों आपका टेस्टी का कोड हो जाएगा। तो 9 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कहा आपसे जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए ताकि y का मान 29 हो जाए। यानी कि कुल मिला के इसको पूरे को कैलकुलेट करके यहां पर क्या आ जाए साथियों 29 आ जाए, ये यहां पर कहा गया। अगर हम मान लीजिए इसको आंसर माने, यानी कि 5 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 5 कर दें, तो यहां पर साथियों क्या होगा, देखिए 6 गुणा 4 -5 + 9 भाग 3। देखिए अगर साथियों 5 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 5 कर दे तो 6 है 6 आ जाएगा, 4 है 4 आ जाएगा, -5 है 5 की जगह पर 3 आ जाएगा, प्लस आपका 9 आ जाएगा, भाग है 3 है 3 की जगह पर 5 आ जाएगा। इसका मान क्या आना चाहिए साथियों 29 आना चाहिए। अगर 29 आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 6 चौक आपका 24 हो जाएगा। और अगर बात करते साथियों यहाँ पर अगर बात करें मामला फंस जाएगा, फिर यहाँ पर साथियों 9/5 यहाँ पर मामला फंस जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉजिक सही नहीं, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, तो इस पर कट लगा दीजिए। अब इसको आंसर मानिए, 4 की जगह पर 5 और 5 की जगह पर 4 आ जाए तो 6 है 6 आ जाएगा, गुणा है गुणा आ जाएगा, 4 है 4 की जगह पर 5 आ गया, माइनस है 5 की 5 है 5 की जगह पर 4 आ गया, प्लस आ गया 9 आ गया, भाग 3 आ गया। इसकी जगह पर साथ तो इसको कैलकुलेट करके 29 आता है। देखिए जरा 6 पंजे कितना हो गया 30 हो गया, -4 हो गया, है ना, ये कट जाएगा। देखिए 3 1 3 3 3 9 यानी कि +3 आ जाएगा।
30 में से 4 जाएगा तो साथियों 26 बचेगा। 26 प्लस 3 कितना होता है? 29 होता है। यानी कि ये तो 29 बराबर 29 आ चुका है, यानी कि y का मान 29 आ चुका है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कह रहे हैं कि जैसे 3 15 को कैलकुलेट किया गया है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 और 4 को कैलकुलेट करके 15 बनाया गया होगा, उसी प्रकार 7 और 5 को कैलकुलेट करके 38 बनाया गया होगा। तो उसी प्रकार 3 और 5 को कैलकुलेट करके प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या नंबर आएगा साथियों, मुझे बताइए। देखिए अगर 3 और 4 की हम गुणा कर दें, यानी कि 3 चौक 12 आ जाता है। 12 से अगर 15 कराओगे तो इसमें आपको 3 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार 7 पंजे 35 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर गुणा लगेगा, सॉरी, ठीक है, बोल तो दिया गुणा, कर भी दी गुणा, लेकिन लिखना प्लस भूल गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बात करते हैं साथियों 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अगर इसमें 3 प्लस कर देते हैं तो ये 38 हो जाएगा। 38 यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार 5 गुणा 3 की अगर बात करें तो 15 हो जाएगा। 3 जोड़ देते हैं तो 18 हो जाएगा। क्या 18 ऑप्शन में है? देखिए जरा, 18 18 18 ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल साथियों बहुत धांसू सवाल है और बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को आपको साथियों देखना चाहिए। बहुत दमदार सवाल है, ये डायरेक्शन का सवाल है। पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए आपका साथियों जो दायां हाथ होता है ना, दायां हाथ, ये होता है साथियों आपका सीधा हाथ। अगर कहा जाए दाएं मुड़िए तो सीधे हाथ पे मुड़ना है। और आपका जो बायां हाथ होता है ना साथियों, ये होता है आपका उल्टा हाथ। क्या होता है साथियों? उल्टा हाथ होता है। दूसरी चीज याद रखिए कि मान लीजिए आप यहां पर हैं, आपसे कहा जाए पूरब में चलिए तो आप इधर चलना है, उत्तर में साथियों इधर आप चलोगे, दक्षिण में इधर चलोगे और पश्चिम में साथियों इधर चलोगे। ये चीजें आप लोगों को साथियों याद रखना है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके सुधा ने रुचि के घर से अपने घर की दिशा बताई। यानी कि सुधा कह रही है, रुचि को कह रही है, रुचि के घर से अपने घर की दिशा बता रही है। यानी कि सुधा जो है ना, ये रुचि को बता रही है अपने घर की दिशा। उसने रुचि को बताया कि तुम पूरब की तरफ 30 मीटर तय करती हो दूरी। चलिए, तो पूरब इधर होता है, ये देखिए इधर है ना, तो पूरब इधर होता है साथियों, 30 मीटर इसने दूरी तय कर ली। क्या कर ली साथियों? 30 मीटर इसने दूरी तय कर ली। उसके और पूरब की तरफ, उसके बाद कह रहे कि फिर वो अपने बाएं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करती है। बाएं रो यानी कि साथियों अपने उल्टे हाथ पर मुड़ती है ना। तो साथियों ये हमने इसको साथियों 40 मीटर चला दिया बाएं ओर। उसके बाद कह रहे हैं कि तुम एक्स पॉइंट पर पहुंच जाती हो, यानी कि ये एक जो पॉइंट होगा वो एक्स होगा। कहने के साथ तो उसके बाद कहने के एक्स पर पहुंच जाओगी, कह रहे कि फिर वहां से अपने दाईं ओर मुड़ोगी और 30 मीटर आपको दूरी तय करना है। दाएं मुड़कर साथियों आप 30 चले, ठीक है, कह रहे कि फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर दूरी तय करना है। दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर दूरी करना है। तो ये कुल मिला के जब 40 होगा ना, तो यहीं तक तो साथियों लगभग लगभग 20 हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि तत्पश्चात पुनः आपको बाएं मुड़ना है और 20 चलना है। तो साथियों फिर से आप बाएं मुड़ गए और फिर से आप ये 20 मीटर चल गए। करेंगे अंत में अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 चले, तो अंत में अपनी दाईं ओर मुड़ोगे तो यहां तक साथियों 20 आप चल पाओगे। चलिए, यानी कि तो तुम मेरे घर पहुंच जाओगे, यानी कि तुम मेरे घर पहुंच जाओगे करके सुधा का घर रुचि के घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों कितनी दूर और किस दिशा में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सुधा का घर हो जाएगा, है ना। ये सुधा का घर है और ये साथियों किसका घर है? रुचि का घर है। तो कहा जा रहा है कि सुधा का घर है ना, सुधा का घर जो है, सुधा का घर रुचि के घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। तो 30 ये हो गई और कुल मिला के ये कितनी हो गई? ये कितनी हो गई? देखिए 30 ये हो गई, ये वाली 30 ये हो गई और 20 ये हो गई। तो मैं कहूंगा इन सब को आप जोड़ दीजिए, 30 30 60 60 70 80, यानी कि 80 मीटर की दूरी पर है। और किस दिशा में साथियों, ये आपको बताना है किस दिशा में, पूरब की ही तरफ तो है। तो कुल मिला के अगर बात करें पूरब दिशा में, देखिए रुचि के घर से सुधा का घर पूरब की तरफ ही तो है, तो कुल मिला के पूरब की ओर है और 80 मीटर की दूरी पर है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि इसमें आपको सबसे अलग बताना है इन चारों ऑप्शन में से, हाथी, बाघ, भेड़िया या साथियों तेंदुआ, सबसे अलग क्या होगा ये आपको साथियों बताइए। चलिए, देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तेंदुआ, भेड़िया और बाघ, ये सारे के सारे साथियों मांसाहारी हैं। कैसे हैं साथियों? ये सारे के सारे मांसाहारी हैं, लेकिन हाथी साथियों मांसाहारी नहीं होता है। नहीं होता है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
तो अब साथों यहाँ पर आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सभी के सभी मैथ के सवालों को भी साथों आप लोग देखिए और चेक करिए आपकी तैयारी साथियों कितनी है। चलिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक रहने वाले फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर साथियों आज 100 रुपए है तो अगले साल कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी, है ना, ऐसे कहा गया है। तो कह रहे कि यदि वर्तमान इसकी कीमत कितनी है साथियों, 60 लाख रुपए है। यानी कि एक फ्लैट की कीमत अभी 60 लाख है, अगले साल कितनी हो जाएगी, 15% बढ़ जाएगी, फिर अगले साल कितनी हो जाएगी, उसकी 15% बढ़ जाएगी। तो कह रहे कि 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। देखिए आज कितनी है साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं, यहां पर अगर आज 60 लाख है, आज 60 लाख है तो अगले वर्ष कितनी हो जाएगी, 15% बढ़ जाएगी, यानी कि 115% हो जाएगी उसकी। और अगले वर्ष फिर 15% बढ़ जाएगी, फिर इसकी 115% हो जाएगी। इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल आएगा। यहां पर 2 वर्ष कहा गया है इसलिए 115 115 2 बार बढ़ाया गया। अगर 3 वर्ष कहता तो 3 बार बढ़ाते। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको साथियों क्या, आपको 600 की गुणा 115 और फिर 115 से करानी है। तो साथियों यहां पर मैं कैलकुलेटर का यूज कर लूं क्योंकि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये आप भी कर सकते हैं साथियों। 115 गुणा 115 गुणा कितना हो जाएगा साथियों, 600 हो जाएगा। तो ये लगभग कितना आएगा साथियों, 79,35,000 आ रहा है साथियों। 79,35,000 साथियों कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को ना बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 25% घट जाती है, तो कभी भी अगर ऐसा सवाल है कि भाई इसकी कीमत या इसका मूल्य इतना प्रतिशत घट गया, तो साथियों एक तरीके से गैर फिर के मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो घट जाए, यहां पर देखिए सबसे पहली बात तो यहां पर 25 गुणा आपको 100 करना है, और घट जाए अगर कहा जाए तो 100 माइनस 25 आपको करना है। अगर यहां पर कहा जाता बढ़ जाती है तो 100 प्लस आप 25 करते हैं, 100 माइनस 25 करना पड़ेगा यहां पर। तो 2500 बटे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसको कट करोगे तो 25 से कम 25 और 25 तिया सातों ये आ जाएगा। तो 100/3 यहां पर सातों आपका आ जाएगा। 100/3% कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आपके सामने कह रहे 45:75 है, 45:75 साथियों क्या है, उसके बाद 3:5 है और 51:68 है। तो आपको बताने हैं कि 256:81 का मिश्र अनुपात, यानी कि इन सभी का मिश्र अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो कभी भी साथियों ऐसा आपके सामने सवाल आ जाए तो आप ऐसे सवाल को कैसे सही करेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको क्या करना है, देखिए कितने अनुपात है, 1:2:3:4 टाइप के अनुपात है। इसका मिश्र अनुपात कभी भी अगर आपसे पूछे तो जो शुरू वाले अनुपात है, शुरू वाले नंबर जैसे 45, 3, 51, 256, इन सभी का आपको गुणन कराना है, गुणनफल, है ना। तो साथियों 45 गुणा 3 गुणा 51 गुणा 256, और नीचे आपको क्या करा लेना है, दूसरे वाले नंबर्स का, जिसके 75 है और साथ उसके बाद 5 है, उसके बाद यहाँ पर 68 है और उसके बाद 81, इनका आपको कर लेना है। तो इसको अब आपको क्या कर लेना है, इसको आपको साथियों कैलकुलेट कर लेना और देख लेना आंसर क्या है। चलिए देखिए अगर इसको काटे 17×3=51 हो जाएगा, 17 × 4 आपका 68 हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें 5×1=5 हो जाएगा और 5×3 आपका 45 हो जाएगा। इसको कट करेंगे 9×1=9, 9×9 आपका 81 हो जाएगा, है ना। 3×3=9, ये भी कट होगा, ये भी कट होगा और ये भी हट जाएगा। अब आपके सामने आ गया है 256/75 आ गया। इसको सातों आपको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। किससे कट करें सातों कि आपका ये यहाँ पर कैलकुलेट हो जाए फटा। अच्छा ये 4 भी तो है, ये 4 भी तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 से कट कराइए जरा, 4×5 = 20, 4×6 आपका 24 हो जाएगा और 4×4 16 हो जाएगा। 64/75 आ रहा है क्या, 64/75 कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखिए जरा, बिल्कुल लिखा हुआ है 64/75, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यानी कि यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि 4 है, 9 है, 12, इसका चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछा जा रहा है। 4:9 और साथ यहाँ पर अगर बात करें 12:x, चतुर्थ अनुपाती मान लीजिए x मान लेते हैं। तो ये आपको x का मान यहाँ पर निकालना है।
यानी कि कहने का मतलब है अगर ऐसा सवाल लिखा हो या ऐसा सवाल लिखा हो, मेथड एक ही होता है करने का। 4:9 लिखा है तो 4/9 हो जाएगा। 12:x लिखा है तो 12/x हो जाएगा। आपको x का मान निकालना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 की गुणा 12 से हो जाएगी, 12 गुणा 9 हो जाएगा, और साथियों 4 ये नीचे आ जाएगा और x किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 तियां 12 हो जाएगा, 9 तियां कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि साथियों चतुर्थ अनुपाती या x कितना निकलेगा, 27 निकलेगा। और 27 आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है ना। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि रामू 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचता है। राहुल उसी मोटर कार को 2% की हानि पर फिर से रामू को बेच देता है, यानी कि जिससे खरीदी थी उसी को बेच रहा है। यानी कि इस पूरे व्यवहार में रामू को निवल लाभ कितना हुआ, यानी कि प्रॉफिट साथियों कितना हुआ, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल में साथियों आपसे कहा जा रहा है कि रामू की अगर बात करें 2 लाख मूल्य के, देखिए अब यहां पर अगर बात करें 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचता है, तो यहां पर हम 105% करेंगे, क्योंकि साथियों 2 लाख रुपए की क्या है, मोटर कार है। 2 लाख रुपए की साथियों मोटर कार है और 5% के लाभ पर बेची जाती है, यानी कि इसको 105% में बेचा जाता है। तो यहां पर 105% यानी कि 105/100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि राहुल उसी मोटर को, अब देखिए यहां पर अगर बात करें ये कितने की पड़ेगी, यानी कि रामू राहुल को जो ये देता है ना, ये कितने रुपए में बेचता है, ये जरा देखिए। इन 2 जीरो से एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 105 दुना कितने होते हैं, 210 होते हैं, और जीरो कितने लगेंगे, 1 2 3 3 साथ, तो यहां पर जीरो लग जाएंगे, यानी कि 2,10,000 हो गया। तो खरीदी थी रामू ने 2 लाख रुपए की, लेकिन प्रॉफिट से बेच दी है 2,10,000 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बेची है। उसके बाद कहने के साथियों कि राहुल को ये पड़ी है। अब राहुल क्या करता है, राहुल सातो इसको क्या करता है, राहुल की अगर बात करें इसको 2% की हानि पर बेचता है, यानी कि वो 98% में इसको बेच देता है और रामू को बेच देता है। तो ये कितने रुपए की पड़ेगी, रामू को कितने रुपए की पड़ेगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे। 98 की गुणा 21 से जरा कराइए, 98 की गुणा 21 से अगर कराते हैं तो सातों 98 आ जाएगा, और 8 दूना 16 हो गया, 9 दूना 18 और 1 19 हो जाएगा, 8 आ गया, 15 आ गया, 10 आ गया, यानी कि अब देखिए यहाँ पर 20 58 आ गया। जीरो कितने, 1 2 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, यानी कि अगर बात करें 2,58,100 रुपए की वो बेच देता है। तो कुल मिला के रामू को लाभ कितना होगा, रामू ने अगर यहां पर सातों हम लोग बात करते हैं, रामू ने बेची थी 2,10,000 रुपए की। अब रामू को कितने की पड़ रही है साथियों, अब यहां पर पड़ रही है 2,58,100 रुपए की। तो कितने की एक तरीके से साथियों उसको यहां पर लाभ हो रहा है, बताइए। 2,10,000 में से साथियों आपको क्या घटाना है, 2,58,100 में से आपको यहां पर साथियों घटाना है। चलिए 2,10,000 रुपए में से साथियों इसको घटा दीजिए, है ना। 2,10,000 रुपए में से 2,58,100 रुपए घटा दीजिए। 2,58,100 रुपए साथियों यहाँ पर आप लोग घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 0 0 आ जाएगा, और उसके बाद साथियों 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि 4,200 रुपए का साथियों उसको लाभ होगा रामू को। तो 4,200 कहाँ पर लिखा हुआ है, 4,200 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि एक वस्तु को 4% और 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर आता है। यानी कि अगर इन दोनों का साथियों डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, कितने रुपए आएगा, 3 रुपए का आएगा अंतर। तो दोनों के विक्रय मूल्य का साथियों अनुपात आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। चलिए तो मान लेते हैं साथियों कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य की अगर बात करें यहां पर साथियों x हम लोग मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, यहां पर x मान लेते हैं। तो मान लीजिए साथियों इस x का 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि इसको 110% में बेचा जाएगा, और 4% के लाभ पर भी बेचा गया है साथियों। तो क्या x का ही 104 की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर करते हैं तो 3 आता है साथियों, ऐसे इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये 100 है, ये 100 है, तो नीचे एक बार यहाँ पर 100 लिख लेंगे। उसके बाद 110 ये हो जाएगा, 110x ये हो गया, और 104x आपका ये हो गया, और बराबर यहाँ पर कितना है, 3 है। तो 110 में से 104x जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 6x बच जाएगा। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 3 की गुणा 100 से हो जाएगी, तो ये 300 हो जाएगा, और x बराबर साथियों कितना हो जाएगा, 300/6 हो जाएगा।
तो x अगर सातों कट करोगे 6 पंजे आपका 30 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आगे चुका है, 50 आ चुका है। तो आपसे कहा जा रहा है साथियों दोनों विक्रय मूल्य में अंतर, पहला विक्रय मूल्य आपका ये है, दूसरा विक्रय मूल्य साथियों आपका ये है ना। तो अगर बात करते हैं साथियों 50 यहाँ पर रख लीजिए और 50 यहाँ पर रख लीजिए, आपको दोनों के विक्रय मूल्य क्या, आपको दोनों के विक्रय मूल्य साथियों मालूम पड़ जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें और इनका अनुपात पूछा जाए, देखिए ये 100 से तो 100 कट जाएगा आपका, यानी कि एक तो आ जाएगा साथियों 50 गुणा 110, है ना, और साथियों दूसरा क्या आ जाएगा 50 गुणा 104 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये अनुपात निकालना है तो इस 50 से ये 50 कैंसिल हो जाएगा, 110 104 है, इसको 2 से कट कराइए, 2 पंजे 10 हो जाएगा और फिर 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, यानी कि 55:52 इसका अनुपात आ जाएगा। तो 55:52 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, ठीक है, ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है। इसका मतलब पता क्या हुआ साथियों, अगर कोई भी बंदा 2/5 भाग को, क्या साथियों 2/5 भाग को अगर 12 दिन में कर रहा है तो मैं कहूंगा वो पूरा भाग कितने दिन में कर पाएगा, क्योंकि ये तो पूरा भाग 24 दिन में कर रहा है, तो साथियों बी पूरा भाग कितने दिन में कर पाएगा। देखिए इसकी गुणा इससे कर दीजिए और ये भाग में ले आइए, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो पूरा भाग की अगर बात करें ये आ जाएगा, इसकी भाग इससे, है ना, सॉरी इसकी गुणा इससे हो जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30 आ जाएगा, यानी कि बी उसी काम को पूरा भाग 30 दिनों में करेगा, है ना। यानी कि ए कोई काम 24 दिन में कर रहा है तो बी वही काम साथियों 30 दिन में करेगा। बस यहीं पर देखिए ये तो आसान था, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल था, ये अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कहा जा रहा है, अब देखिए कह रहे कि दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो अभी कितना कार्य शेष बचा है। मुझे ये बताइए कि जब 6 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना काम हो पाता है, उसमें से एक में से फिर उसको घटा लेंगे, आपको पता चल जाएगा कितना काम शेष है। खैर अभी आप इतना समझना है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी अगर उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करेगा, तो यहां से कैलकुलेट किया हमने, ये निकाल लिया कि बी टोटल काम, मतलब बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। अब अगला स्टेप लेना होगा हमें, इसमें से एक नंबर लेना होगा जो कि 24 से भी कटे 30 से भी कटे, 120 वो नंबर है। 24 पंजे 120 होता है, 30 चौक 120 होता है। कहने का मतलब यह है कि ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। तो दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 9 काम कर पाएंगे। यहां पर कह रहे हैं कि 6 दिन तक दोनों एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में साथियों 9 काम कर रहे हैं, 6 दिन में कितना काम कर पाएंगे, 54 काम कर पाएंगे। कितना काम कर पाएंगे, 54 काम कर पाएंगे। तो कहने कि अभी कितना कार्य शेष बचा है। देखिए ये नंबर क्या है, ये काम है साथियों टोटल काम, है ना। ये क्या है साथियों, ये आपका यहां पर एक तरीके से अगर बात करें ये साथियों टोटल काम है ना। और एक तरीके से अगर यहां पर अगर बात करते हैं तो ये 54 काम यहां पर साथियों हो जाएगा। कितना साथियों, 54 काम, आपका 54 काम हो चुका है, 54 काम हो चुका है। और साथियों टोटल काम कितना बचा है ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, ये आप लोग एक बार मुझे साथियों बता देंगे। तो ये तो आप बहुत आराम से बता दोगे। टोटल काम अगर 120 है और काम कितना हो चुका है साथियों, 54 काम हो चुका है, तो जरा 120 माइनस 54 कराओगे तो कितना काम बचा है साथियों, अभी 66 काम शेष बचा है। तो 66 काम शेष बचा है। टोटल काम कितना है, टोटल काम साथियों 120 है ना। तो इसको साथियों कैलकुलेट कराओ जरा, किससे कट करे, इसको 6 से कट करे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि 11/20 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए। वैसे ये 61 नंबर का ये अंतिम सवाल है ना, ये अंतिम सवाल है, लेकिन ये मैं आपको साथियों होमवर्क के लिए देने वाला था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा हिंट आपको बता देता हूं, बाकी आपको सारा काम करना है, आंसर आपको बताना है। कह रहे कि किसी आयताकार पार्क, यानी कि आयताकार पार्क की बात चल रही है, तो मान लेते साथियों ये एक आयताकार पार्क हो जाएगा। कह रहे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, यानी कि अगर इसकी लंबाई 7x है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 3x होगी। ये कहा गया है ना 7 अनुपात, लंबाई लंबी वाली होगी, चौड़ाई छोटी वाली होगी। कह रहे कि पार्क का परिमाप अगर कितना है साथियों 21,000 मीटर है, तो पार्क की लंबाई और
चौड़ाई के बारे में मुझे बताइए, इसका अंतर मुझे बताइए। देखिए देखिए कोई भी साथियों मान लीजिए क्या एक सूत्र होता है साथियों, आयत, क्या आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है साथियों, आयत का परिमाप होता है एक तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, इसको जोड़ना होता है, यानी कि साथियों टोइज ऑफ एल प्लस बी ये होता है साथियों। अब यहाँ पर एल कितना है 7x है, प्लस आपका बी कितना है साथियों 3x है, तो और 2 से गुणा करें यानी कि ये तो 10x हो जाएगा, 10x गुणा 2 यानी कि साथियों 20x आपका ये परिमाप हो जाएगा। 20x बराबर एक तरीके से कितना आपको यहाँ पर दे रखा है, 21,000 यहाँ पर साथियों दे रखा है ना। अब साथियों इसको अगर 2 से कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 1050 यहाँ पर x बराबर आ जाएगा। तो अब दोनों के साथ देखिए 7x की वैल्यू अब तो बहुत आराम से निकल जाएगी और 3x की भी वैल्यू बहुत आराम से निकल जाएगी, है ना। ये साथियों हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो साथियों बस हम लोग फिर एंड करते हैं साथियों, समाप्ति करते हैं। तो अब देखिए x बराबर अगर 1050 है तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी और चौड़ाई साथियों कितनी हो जाएगी। तो साथियों 1050 की गुणा हम 7 से करते हैं तो ये साथियों आपका 7350 आता है। और चौड़ाई की अगर बात करें साथियों 1050 की गुणा अगर हम 3 से करते हैं तो ये साथियों 3150 आता है। इनका अंतर पूछा जा रहा है, अंतर हम यहीं पर कर देते हैं। 0 में से 0, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, यानी कि 4200 साथियों अंतर आएगा, 4200 मीटर अंतर आएगा। और ये आपका साथियों जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। लीजिए मैंने तो होमवर्क के लिए दे रहा था लेकिन मैंने तो साथियों यहां पर आपका पूरा बता दिया, है ना। चलिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा साथियों। जय हिंद का कमेंट एक बार आप लोग जरूर करिएगा। और उसके अलावा साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनटीपीसी आपका जो एग्जाम है, इस एग्जाम को साथियों अगर आप हर हालत में क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ये 3 पीडीएफ मैं बता रहा हूं, इन 3 पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से अगर आप देखकर चले जाते हैं तो आपका पेपर बड़े ही आराम से निकल जाएगा। पहली पीडीएफ में आपको दिए जा रहे हैं साथियों 10 मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ, यानी कि इसमें जीके होगी, इसमें रीजनिंग होगी और इसमें साथियों मैथ्स होगी। उसके अलावा साथियों आपको 10 शिफ्ट दी जा रही है, यानी कि 10 प्रीवियस ईयर पेपर दिए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि यहां से आपको साथियों सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। ये भी साथियों सॉल्यूशन के साथ है, ये सब हल सहित होगा, बिना हल के क्यों दिया जाएगा आपको। उसके अलावा साथियों आपको 1000 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। कौन से क्वेश्चन? करंट अफेयर के क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर आप सभी को पता है साथियों आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीएस वाले पोर्शन में आपको अच्छा स्कोर करना है तो करंट अफेयर पर आपकी पकड़ होना बेहद जरूरी है। तो साथियों ये चीजें आपको यहां पर दी जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में साथियों दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम का, है ना, पीडीएफ का। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों उसी इनबॉक्स में ही भेज दी जाएंगी। इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो साथियों मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है उसको साथियों जरूर देख लीजिएगा, सभी वीडियोज को। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।